नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो दोस्तों, अब तक की जो क्लास है, पिछले जो वीडियो है, उनमें अपन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कोशिका भित्ति के बारे में, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में आदि कुछ महत्वपूर्ण जो कोशिकांग है इनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब आज की जो वीडियो है इसमें अपना जो अगला कोशिकांग है वो है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की क्लास स्टार्ट करते हैं लाइसोसोम के बारे में। तो दोस्तों, लाइसोसोम दो शब्दों से, लाइसो प्लस सोम। लाइसो का अर्थ होता है पाचन, पाचन या किल। लाइसो का अर्थ है किल और सोम का अर्थ है कणिकाएं। तो दोस्तों, हम देखेंगे अभी कि लाइसोसोम किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी खोजकर्ता के बारे में। लाइसोसोम की खोज एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है डी ड्यूवे। इन्होंने 1955 में सर्वप्रथम लाइसोसोम की खोज की। इसके बाद दोस्तों, इसको आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइसोसोम है इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, इसकी चर्चा अपन अभी करने वाले थोड़ी देर में। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसका जो आकार है वो 0.1 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर या 2 म्यू तक होता है। या कभी कभी किन्हीं कोशिकाओं में, जो बड़ी कोशिकाएं होती है, उनमें इनका आकार 5 म्यू तक भी मिलता है। तो दोस्तों, ये लाइसोसोम के बारे में सामान्य जानकारी। अब लाइसोसोम होता क्या है, तो इसको अपन एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो लाइसोसोम इस प्रकार से एक थैली होती है। इस प्रकार की जब कोशिका में देखते हैं अपन, कोशिका में इस प्रकार की संरचना दिखाई देती है, थैली नुमा संरचना दिखाई देती है, जो एक झिल्ली से घिरी रहती है। ये जो झिल्ली है दोस्तों, ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। लाइपोप्रोटीन से बनी झिल्ली होती है और इसके अंदर उत्तक विलायक रस का यानी कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो उत्तकों का पाचन कर देते हैं। पाचक एंजाइम बोलते हैं जिन्हें हम, पाचक एंजाइम। तो दोस्तों, ये काम कैसे करता है एक बार ध्यान से समझना। कोशिका के अंदर फैगोसाइटिस और पिनोसाइटिक, फैगोसाइट और पिनोसाइटिक रिक्तिकाएं होती है। जब ये रिक्तिकाएं लाइसोसोम के पास आती है और लाइसोसोम के संपर्क में आती है, लाइसोसोम के संपर्क में आने पर ये लाइसोसोम की भित्ति फट जाती है। लाइसोसोम की भित्ति फटने के कारण इनके जो पाचक एंजाइम है, ये पाचक रस बाहर निकलता है और इन रिक्तिकाओं का पाचन कर देता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो ये रिक्तिकाओं का पाचन होता है, इसको बोलते हैं हम अंतराकोशिकीय पाचन। अंतराकोशिकीय इसके अलावा मान लीजिए कोई कोशिका मृत हो जाती है। जब कोशिका मृत होती है तो मृत कोशिका को नष्ट करने के लिए, मृत कोशिका में क्या होता है कि लाइसोसोम की थैली, लाइसोसोम का आकार बढ़ने लगता है। आकार बढ़ने के कारण ये थैली फट जाती है, जिससे जो इसके अंदर के जो पाचक एंजाइम है, पाचक रस है,
वो पूरी कोशिका में फैल जाते हैं और कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो यह मृत कोशिकाओं का पाचन भी करता है। लाइसोसोम मृत कोशिका का पाचन भी करता है। तो दोस्तों क्योंकि ये जिस कोशिका में ये रहता है, जिस कोशिका में ये स्थित होता है, उसी कोशिका को ये नष्ट कर देता है, जिस कारण इसे आत्मघाती थैली की संज्ञा दी गई है। आत्मघाती थैली इसीलिए कहते हैं इसे क्योंकि ये जिस कोशिका में रहता है, जिस थाली में खाता है, उसी थाली में छेद करता है। इसके बाद है लवक या प्लास्टिड। लवक की खोज हैकल ने की थी तथा प्लास्टिड नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है उनका नाम है सिम्फनर। प्लास्टिड नाम सिम्फनर ने दिया, सिम्फर। ये दोनों नाम अपने को याद रखने हैं दोस्तों। खोज करता है हैकल और जो प्लास्टिड नाम दिया वो दिया सिम्फर ने। इसके बाद ये जो लवक है ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार के कौन कौन से? अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक। ये 3 प्रकार के लवक होते हैं जो पादपों में पाए जाते हैं। अवर्णी लवक इनको अपन ल्यूकोप्लास्ट भी बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और हरित लवक को बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अवर्णी लवक की। अवर्णी लवक यानी कि इसमें कोई वर्ण या कोई रंग नहीं होता या ये कोई रंग प्रदान नहीं करता। तो दोस्तों ये वहां पे पाए जाते हैं जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है। इनका जो मुख्य कार्य है वो है खाद्य संग्रहण का कार्य। अवर्णी लवक खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं। खाद्य संग्रहण का कार्य करते हैं तो जाहिर सी बात है ये उस स्थान पे रहते हैं जहां पर भोजन का संग्रहण होता है। तो जैसे रूपांतरित जड़ें हैं, रूपांतरित तने हैं जो भोजन का संग्रहण करती है, उनमें अवर्णी लवक उपस्थित रहते हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार का खाद्य पदार्थ संग्रहित किया जाता है, जैसे स्टार्च है, वसा है, प्रोटीन है, तो इनके आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा, इनको वापस 3 अलग भागों में उपभागों में बांटा है। बात करते हैं, पहला है एमिलोप्लास्ट। एमिलोप्लास्ट ये लवक स्टार्च का संचय करते हैं। खाद्य पदार्थ जो स्टार्च होता है उसका संचय एमिलोप्लास्ट द्वारा होता है। इसके बाद इलियोप्लास्ट द्वारा वसा का संचय होता है। इलियोप्लास्ट लवक किसका संचयन करते हैं? वसा का। इसके अतिरिक्त जो प्रोटीन का संचयन करने वाले लवक है, प्रोटीन का संचयन करने वाला जो अवर्णी लवक है उसको एल्यूरोप्लास्ट नाम दिया गया है। एल्यूरोप्लास्ट ये प्रोटीन। एक नजर वापस देखते हैं दोस्तों, अवर्णी लवक का मुख्य काम है खाद्य संग्रहण का। ये खाद्य पदार्थ है उनका संग्रहण करता है। खाद्य पदार्थ संग्रहण करता है मतलब ये उन स्थानों पर पाया जाता है जहां पर भोजन संग्रहित किया जाता है। जैसे भोजन संग्रहित करने वाले तने हैं, जड़ है, जो रूपांतरित जड़ें होती है, जो जहां पर प्रकाश नहीं पाया जाता यानी कि जमीन के अंदर, तो वहां पर ये लवक पाए जाते हैं। इनको जिन पदार्थों का संचय करते हैं उनके आधार पर इनको अलग अलग नाम दिया गया है।
स्टार्च का संचयन करने वाले एमिलोप्लास्ट, वसा का संचय करने वाले इलियोप्लास्ट, प्रोटीन का संचयन करने वाले एलियोप्लास्ट। ये नाम याद रखने हैं। इसमें से प्रश्न बन सकता है कि किस प्रकार का अवर्णीय लवक वसा का संचयन करता है या किस प्रकार का अवर्णीय लवक प्रोटीन का संचयन करता है। तो ये है अवर्णीय लवक। इसके बाद क्रोमोप्लास्ट या वर्णीय लवक। क्रोमोप्लास्ट वर्ण, वर्ण का मतलब होता है रंग, अर्थात ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जो स्थान अपने को रंगीन दिखाई देते हैं। पादपों में जो भी भाग अपने को रंगीन दिखाई देते हैं वो वर्णीय लवक के कारण ही होता है। तो दोस्तों एक बात ध्यान देना है कि हरित लवक को छोड़कर शेष जो सभी रंग है, हरे रंग के अतिरिक्त शेष सभी रंग क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। सभी रंग क्रोमोप्लास्ट। क्योंकि हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। वर्णीय लवक जैसे फूल है, पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां हैं, उनके अंदर वर्णीय लवक पाए जाते हैं। तो कुछ यहाँ पर आपको वर्णीय लवक जैसे कैरोटीन है। तो दोस्तों ये जो वर्णक है ये लाल और नारंगी रंग, लाल व नारंगी रंग प्रदान करता है। किसमें पाया जाता है दोस्तों? कैरोटीन जो है गाजर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद ज़ैंथोफिल वर्णक ये भूरा रंग प्रदान करता है, पीला और भूरा रंग। किसमें पाया जाता है ये? तो ये जो फूल होते हैं, फूल और जो शैवाल है भूरे रंग के शैवाल, उनमें पाया जाता है ज़ैंथोफिल वर्णक, फूलों में। ठीक है। और दोस्तों इसके बाद है एक लाइकोपीन। इसका भी रंग लाल होता है और ये टमाटर में पाया जाता है। टमाटर का रंग लाल किस वर्ण के कारण होता है, ऐसा अगर प्रश्न आए तो अपना आंसर होना चाहिए लाइकोपीन के कारण। तो ये कुछ वर्णीय लवक जिनके बारे में अपने देखा। अब इसके बाद बात करते हैं हरित लवक की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप ये तो जानते ही हैं कि हरित लवक पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके अंदर मुख्यतया हरित लवक ही काम में आता है, या हरित लवक के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वर्णीय लवक में एक बात जो नोट डाल के आपको लिखनी चाहिए, यह ध्यान देना है कि वर्णीय लवक और हरित लवक दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे में बदल सकते हैं। कैसे? तो दोस्तों टमाटर जो होता है इसका रंग पहले होता है हरा, और हरा रंग किसके कारण होता है? हरित लवक के कारण। और इसके बाद हरे के बाद इसका रंग हो जाता है लाल। तो इसमें क्लोरोफिल किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में। इसके साथ ही एक और देखते हैं अपन मिर्च। तो दोस्तों मिर्च पहले हरी होती है, इसका अर्थ उसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और बाद में मिर्च लाल हो जाती है, इसका अर्थ जो क्लोरोप्लास्ट है वो किसमें बदल गया? क्रोमोप्लास्ट में। तो ये क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट जो है
आपस में कभी भी परिवर्तित हो सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपन हरित लवक की। हरित लवक तो दोस्तों ये लगभग सभी पादपों में पाया जाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक वर्णक भी कहते हैं। सार्वत्रिक वर्णक। और हरित लवक में क्या पाया जाता है मुख्यतया? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। हरित लवक में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है, जिसका रासायनिक सूत्र C55 H72 O5 N4 Mg, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है क्लोरोफिल का। तो इसको दोस्तों अब चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं हरित लवक को। तो दोस्तों अब चित्र के माध्यम से, चित्र की सहायता से हम क्लोरोफिल को, हरित लवक को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये ऐसा कोशिकांग है जिसके दो झिल्लियां पाई जाती है। दोहरी झिल्ली, इसमें दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। तो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकाओं में ये सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली वाला, दो झिल्लियों वाला दोहरी झिल्ली युक्त सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? क्लोरोफिल। इसके अलावा इसमें अपने को कुछ इस प्रकार से थाली के समान जमी हुई, प्लेट के समान जमी हुई संरचनाएं दिखाई देती है, जो सिक्के के जैसे एक के ऊपर एक जमी रहती है। तो दोस्तों इस संरचना को हम कहते हैं थाइलेकोइड। जो ये संरचना है, इस डिस्क को नाम दिया जाता है थाइलेकोइड। और ये जो पूरी पट्टी है, इस पट्टी को अपन कहते हैं ग्रेनम। इसको ग्रेनम नाम दिया जाता है। इसके बाद ये जो बीच बीच का भाग है, इस भाग को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा भाग में दोस्तों डीएनए और आरएनए पाया जाता है। डीएनए और आरएनए का मतलब है कि यह अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग है। अर्धस्वायत्तशासी का मतलब ये, इसके लिए जो भी प्रोटीन और अम्लों की आवश्यकता होती है, उनका संश्लेषण ये स्वयं कर लेता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। इसलिए इसको अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग भी कहते हैं। तो दोस्तों अर्धस्वायत्त के बारे में अपन ने पढ़ा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग एक तो माइटोकॉन्ड्रिया था, एक ये क्लोरोफिल है। इसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, इसलिए इसको अपन अर्धस्वायत्तशासी कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि जो भी आवश्यक प्रोटीन है उनके संश्लेषण के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रोमा भाग है, इस स्ट्रोमा भाग में अप्रकाशिक अभिक्रियाएं होती है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। और ये जो थाइलेकोइड है, ग्रेनम भाग है, इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया है। प्रकाशिक अभिक्रिया किस चीज के लिए? तो दोस्तों ये बात तो आपको पता है कि क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक वर्णक है। इसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण का कार्य किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में जो अभिक्रियाएं होती है, ये दो जगह पे संपन्न होती है, एक तो ग्रेनम भाग और दूसरा स्ट्रोमा भाग। तो दोस्तों जो प्रकाशिक अभिक्रिया है वो ग्रेनम भाग में होती है, और अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है स्ट्रोमा भाग में। अप्रकाशिक, ठीक है दोस्तों। अब इसके बारे में अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये दोहरी झिल्ली वाला सबसे बड़ा कोशिकांग है। इसके बाद
यह प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला कोशिकांग कौन सा है? तो अपना जवाब होना चाहिए हरित लवक। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इसकी उपस्थिति के कारण ही जो पत्तियों का रंग होता है या तनों का रंग होता है वो हरा होता है। तो जिस भी पादप के भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है तो उसका रंग कैसा होगा? हरा। तो हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। हरा रंग क्लोरोफिल की उपस्थिति से होता है। ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि अपन ने भी बात की कि प्रकाशिक अभिक्रिया जो होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया वो ग्रेना भाग में पाई जाती है, ग्रेना भाग में, और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा भाग में पाई जाती है। तो ये हरित लवक को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों जो आपको समझ में आए होंगे। तो रटना नहीं है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करना है, क्योंकि समझी हुई चीजें हम कभी भूलते नहीं हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन ने देखा लाइसोसोम के बारे में और लवकों के बारे में। लवक में वर्णी लवक, अवर्णी लवक और क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज की क्लास इतने ही। अगली क्लास में अपन मिलते हैं किसी और कोशिकांग के अध्ययन के बारे में। तो दोस्तों एक बात और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि दोस्तों हमको मेहनत करने में उतना मजा जब आएगा हम उतनी ही मेहनत करेंगे आपके लिए, लेकिन हमारी मेहनत का फल तभी मिलेगा जब हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को होगा। धन्यवाद।